हाँ बेटा, तो कल हम लोगों ने इस विषय पे एक वीडियो वायरल किया था जिसमें मुख्य रूप से सेक्शन नंबर 437 और 437A CRPC के प्रावधान थे। प्रयास यही किया गया था कि जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, जितना भी आपको पढ़ना है किसी भी लॉ के एग्जाम के लिए, वो APO हो, वो PCS जे का जैसा कोई स्तर की परीक्षा हो, CBI का हो, इवन HJS का हो, इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसी क्रम में आज सेक्शन नंबर 437A प्लस 438 ये जो सेक्शन नंबर 437A है वो क्या वो कह रहा है कि कोई जजमेंट आने वाला है, यानी किसी ऑफेंस में ट्रायल हो रहा था, उसका जजमेंट आने वाला है। जजमेंट प्रोनाउंस करने के पहले कोर्ट ऐसे एक्यूज पर्सन से एक बेलबान भरा लेगी कि जजमेंट के बाद अनअपीलेट कोर्ट में अगर कोई अपील जाती है तो आप अपने को वहां पर हाजिर करेंगे। उसकी मियाद 6 महीने तक की, अर्थात जजमेंट हो रहा है, जजमेंट के पहले एक बेलबान भरा लिया उसी कोर्ट ने कि वो उसकी वो कब से लागू होगा, वो प्रोविजन जब जजमेंट हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद उसके भीतर वो लागू होगा। अगर कोई पार्टी अपील में जाती है, अगर ये एक्यूज गया अपील में, तब तो कोई बात ही नहीं, तो जाएगा अपील करने खुद ही हाजिर हो। लेकिन बाई द वे मान लिया स्टेट गई अपील में, यहाँ क्विटल हो गया और स्टेट गई अपील में, तो इनको ढूंढना ना पड़े, इनको नोटिस जाएगी, हाजिर होंगे, और नहीं होंगे तो जेल चले जाएंगे। ये है। अब 437A कब आया है? 2009 में आया है, और ये लागू है 31 दिसंबर 2009 से। ये डेट याद रखना बेटा, कभी कभी डेट ही पूछ लिया जाता है। अब एक चीज और है, ये दोनों तरह की कोर्टों में लागू, ट्रायल कोर्ट में एज वेल एज अपीलेट कोर्ट में। मान लिया एक जगह से ट्रायल हुआ, यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल था, मजिस्ट्रेट साहब ने 437A में ये करा लिया, स्टेट चली गई अपील में, कोर्ट ऑफ सेशन में, ये वहाँ हाजिर होंगे। अब दूसरी बात, कोर्ट ऑफ सेशन में भी इनका एक्विटल हो गया, तो हो सकता है कि स्टेट जाए हाई कोर्ट में, या एक दूसरी सूरत है, मान ली वो सेशन ट्राइबल है, तो सेशन ट्राइबल केस है तो उसका ट्रायल सेशन कोर्ट में ही होगा, तो वो इस तरह बेल करा देंगे। लेकिन पहले मुद्दे पे आओ, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने ट्रायल के दौरान, ट्रायल के अंतिम चरण में इस तरह का बेल दे ली थी, तो अब सेशन कोर्ट में वो हाजिर होंगे, और सेशन कोर्ट में अपील के दौरान वो भी कोर्ट इनसे इस तरह का बेल बॉन्ड भरा सकती है। वो इसलिए कि अगर हाई कोर्ट में स्टेट गई तो अपने को हाजिर करेंगे, बस इतनी सी बात है। सेक्शन नंबर 437A। मुख्य मुद्दा आज 438 CRPC का। आज हम लोग उसी पर ही विस्तृत रूप से विचार करेंगे। कोशिश ये करिएगा कि जब ये वीडियो देखिएगा तो अपना बैरक खोल लीजिएगा, एक कापी निकाल लीजिएगा, और खास खास पॉइंट अगर उसमें आप नोट करते रहेंगे
तो एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए 438 लॉन्ग क्या है बेटा 438 में? Direction for grant of bail to a person apprehending arrest anticipated. ये 438 में एक डायरेक्शन दिए जाने की बात आई है किस तरह के व्यक्ति के मामले में जिसको ये आशंका कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए है क्या ये 438 CRPC ये सुनिश्चित कर रहा है। इसका नंबर 1 पॉइंट क्या है जो पूछते हैं मेंस के एग्जाम में, हु मे अप्लाई अंडर दिस सेक्शन। तो कौन अप्लाई कर सकता है जिसको ये आशंका है कि ही मे बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर इन एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। और वो कहेगा कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है साहब, हम तो खुद ही अदालत आ गए, हमें गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता। पहले बात ये जान जाओ, एक हेडिंग डाल देना बेटा तैयारी करते समय कि कौन सी अदालतों को ये अधिकार प्राप्त है, यानी विच कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। इस धारा के उद्देश्य के लिए सिर्फ 2 अदालतें हैं, या तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, यानी आइदर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस। तो 2 अदालतों को ही पावर है। इन अदर वर्ड्स वी में से कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन either it will be presented before the high court or before the court of sessions। ये 2 बातें हैं। ये हो अब एक जरा लीगल पॉइंट ढूंढ लो। जब कभी हमने बेल की बात की है तो आपको यही बताया है कि बेल की एप्लीकेशन कब पड़ती है, जब वह आदमी ऐसा मुलजिम न्यायिक हिरासत में होता है। पहले भी हमने कई बार इस बात को बताया कि पहले अभियुक्त यानी एक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में आ जाएगा, फिर उसकी एप्लीकेशन फॉर बेल न्यायालय में डाली जाएगी। लेकिन ये धारा 438 उस जनरल प्रिंसिपल की अपवाद है, ये एक्सेप्शन में आ रहा है। यहां आदमी जुडिशियल कस्टडी में गया ही नहीं और बेल करा ले रहा है, तो ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए प्रावधान दिया गया है कि किसी को निरर्थक कारागार में निरुद्ध ना रहना। इसीलिए इस धारा के अंतर्गत जो पावर है वो या तो हाई कोर्ट को दिया गया है या कोर्ट ऑफ सेशन को दिया गया है। वो लोग एक्सपीरियंस कोर्ट्स हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल इस मामले में करें। सवाल होता क्या है बेटा, अगर वहां से ये बेल ग्रांट हो गए, हाँ एक बड़े फतेह की बात, ये तो बात हो गई कि कौन अप्लाई कर सकता है, जिसको आशंका हो कि वो पकड़ लिया जाएगा, किस कोर्ट में करेगा, वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन।
अब नंबर 1 पॉइंट पे दोबारा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे, जिसको आशंका हो। सवाल ये होता है कि कब किसी को आशंका होगा। इस मुद्दे पे कई बार डिस्कशन भी हुए हैं, कई सेमिनार में मैं भी रहा हूँ इसमें पार्टिसिपेंट के रूप में, लेकिन जो उसका कंक्लूजन था, जो लबाब था, वो ये पाया गया कि अगर FIR दर्ज हो जाती है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में, तब वो ऐसी आशंका का पर्याप्त सबूत माना जाता है। अगर FIR हो गया तो मालूम है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सीनियर टाइप का ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट करेगी जरूर। यानी आजकल के हिसाब से अगर वो ऐसी धारा में FIR दर्ज हुई है जो 7 साल से ज़्यादा के दंड से दंडनीय है, तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी। तो ये भी ध्यान में रखने की बात, जहाँ वो था कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो नंबर 1 बात जो आपने कहा, जिसको ऐसी आशंका हो। आशंका का सबूत क्या माना जाएगा? आशंका का सबूत FIR के कंटेंट माने जाएगा। अब 2 चीजें तो क्लियर हो। अब मेरा प्रोसेस जान लो कि अगर ये ग्रांट हो गया तो क्या हो। अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन से ग्रांट हो या हाई कोर्ट से ग्रांट हो, तब एक चीज, जब अब वो ऑर्डर मिल जाएगा, एक तो उसको मिल जाएगा, उस एप्लीकेंट को जिसने ये डाला था, और दूसरा ये कोर्ट में चला जाएगा CJM के यहाँ, और पुलिस अफसर को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। अगर नहीं भी दी जाए तो जब पुलिस अफसर उस मुलजिम को पकड़ने जाएगा या पकड़ लेगा, वो तुरंत अपना ऑर्डर दिखा देगा, लुक हियर सर, मेरे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट है। तो यही दिखा के उसे छोड़ देगा, उससे ये कहना एक मुचलका जरूर भरा लेगा कि आप 15 तारीख को न्यायालय में हाजिर हो। दूसरी बात ये कि अगर कोर्ट में वो गया हाजिर होगा, तब वो जाके हाजिर भी हो जाएगा, तब उसी आधार पर उसके वहाँ से बेल हो जाएगा। ये हो गया प्रोसीजर अपॉन अरेस्ट, या जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधिकारी गया। एक बहुत अहम मुद्दा इससे जुड़ा है, और वो ये कि किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। हाँ भंवरा साहब बताइए जरा, पहला मामला का ये किस सब सेक्शन में है? सर ये सब सेक्शन 4 में है, और जी सर, इसमें लिखा गया है सर कि ये भी कोई अच्छा हाँ जी सर, क्या लिखा है? इस धारा में कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 अथवा धारा 376 का खा अथवा धारा 376 घा का और धारा 300 IPC को एक चीज बताओ, जैसा ये कह रहे हैं कि ये धारा की कोई बात IPC के सेक्शन नंबर 376 के 3 से लागू नहीं होगी, यही ना? जी सर। 376 क्या है? 376 का 3, Whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life. देखो बेटा, 376 के क्लास 3 में जो फैक्ट हैं वो अभी बताया रौनक सर ने, और इन्होंने कहा कि उसमें ये कि अगर कोई आदमी रेप कमिट करता है किसी ऐसी फीमेल के साथ जो 16 साल से कम है, अगर वो मामला है तो फिर सेक्शन नंबर 438 CRPC एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्या है? सर 376 का खा 376 Punishment for rape on women under 12 years age.
ये क्या है, का मतलब क्या है? बी ए AB। ए बी है, जी। का खा। जी। इसमें कितना सजा है? 12 साल से कम। जी Not less than 20 years, which may extend to life imprisonment. यानी अगर कोई आदमी किसी ऐसी लड़की के साथ रेप कमिट करता है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, तो कम से कम कितनी सजा होगी? Minimum 20 years. 20 ईयर्स। उस पर भी ये धारा यानी 438 CRPC लागू नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या रहा हूं? 376 घा का। DA DA. क्या है? Punishment for gang rape on women under 16 years of age. रुक जाओ। अगर किसी व्यक्ति ने और लोगों के साथ मिलकर गैंग रेप किया है किसी ऐसी लड़की के साथ जिसकी उम्र 16 साल. 16 साल, उस मामले में भी सेक्शन 438 CRPC के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। अगर हाँ सर 376 घा का। DA DB सर। DB क्या है? Punishment for gang rape on women under 12 years of age. यानी अगर कोई एक्यूज गैंग रेप करता है और 12 साल से कम के लड़की के साथ, तब भी ये प्रावधान लागू नहीं होगा। और भी कुछ है? नहीं सर। तो ये वो प्रावधान है जहां पर सेक्शन नंबर 438 CRPC के प्रावधान लागू नहीं होते। यानी एक तरह से इन अपराधों को इससे अलग कर दिया गया, इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। ये वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। अब अप्लाई कहाँ होंगे? ये अप्लाई होंगे मर्डर में, ये अप्लाई होंगे एब्डक्शन केसेस में, या अन्य किसी महत्वपूर्ण मामलों में जहाँ हीनियस ऑफेंस है और इस बात का एप्रीहेंशन है कि कभी भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिन ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, यानी कि कोई 76-77 के आसपास इसे समाप्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट अमेंडमेंट करके ये यूपी में लागू नहीं था, लेकिन दोबारा अब लागू हो गया है। 5-6 साल तक चल ही रहा है, तब उत्तर प्रदेश में भी ये कार्य। तो कुल मिला के जो इस धारा के पीछे उद्देश्य है वो ये है कि अनावश्यक किसी को जेल के अंदर न रखा जाए। इसीलिए ये 438 का अधिकार जो दिया गया है वो उच्चतर अदालतों को दिया गया है, उच्च न्यायालय को दिया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन को दिया गया है। एक दूसरी बात यह है कि कंडीशन में भी इम्पोज, जब इस धारा के अंतर्गत कोई ऑर्डर किया जाएगा ऐसी अदालतों के द्वारा, तो उनके द्वारा बेटा कुछ शर्तें अधिरोपित की जाएंगी जो वो चाहे कर सकते। देश छोड़ के जाएंगे नहीं आप, विटनेसेस को हैरेस नहीं करेंगे, उनको थ्रेट्स नहीं करेंगे, उनको इंड्यूस नहीं करेंगे। और प्लस सेक्शन नंबर 437 के क्लाज 3 में जो भी कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं वही कंडीशन इस धारा के अंतर्गत भी ऑर्डर करते समय इम्पोज किया जा सकता है। तो इसीलिए बेटा ये प्रावधान लाया गया है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपने इसको अच्छे से एक्सेप्ट किया होगा। अभी बेल के मसले में अब एक लेक्चर की और जरूरत है, हम कोशिश ये करेंगे इसी हफ्ते हम उसे कर देंगे।
और क्योंकि सेक्शन नंबर 439 है, इसके बाद जो और जगह प्रावधान है जिसे जमानत ना कहें लेकिन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जरूर कहें, वो अपील के दौरान है। कहाँ है? 389 के क्लास 3 में है और 389 के क्लास 1 में है। और इसके बाद थोड़ा सा आपका ध्यान और भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 446। इसके बाद फिर इस चैप्टर नंबर 33 से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लोगों ने बड़े गौर से इसे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।